अच्छा अच्छा जी, ये जर्नल एंट्री रिवाइज कर लें। देखें इतनी सारी, इधर रखें अभी, इतनी सारी जर्नल एंट्रीज की बजाय अकाउंटेंट ने सिर्फ एक काम किया है, एंड ही हैज रिकॉर्डेड द डेप्रिसिएशन अंडर द कॉस्ट मॉडल। ही शुड हैव रिकॉर्डेड द डेप्रिसिएशन अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। इन सारी एंट्रीज की बजाय उसने डेप्रिसिएशन की एंट्री की है, वो भी गलत अमाउंट से। तो पहले मैं ओरिजिनल एंट्रीज पोस्ट करता हूं और ऐसा डेबिट करने की जरूरत नहीं। डीटीएल क्रेडिट 96, सरप्लस इन ओसीआई 204, सरप्लस इन ओसीआई, इसको ओसीआई से रूट कराना है। डेप्रिसिएशन 100 से रिकॉर्ड करनी है, 75 से रिकॉर्ड हो गई है, 25 से और रिकॉर्ड कर दें। ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन एडमिन में जाएगी। डेप्रिसिएशन इन एडमिन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट, एसेट अकाउंट में बना नहीं रहा। उसके बाद ये एंट्री डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स अकाउंट में हो जाती है, जाके जरा देख लीजिएगा आईएक्सएल रिवाइज करके। ये जो एंट्री है ना सरप्लस डेबिट रिटेन एंड क्रेडिट 17 वाली, ये वाली एंट्री यहां आके माइनस नहीं होती सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये डायरेक्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के मुंह पे। असल में जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है तो वहां पर रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, शेयर कैपिटल, तो ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से ये 204 आ जाता है। यानी इस नदी को हम उस दरिया में गिरा देते हैं और फिर इन द एंड एक ट्रांसफर की एंट्री होती है सरप्लस डेबिट। तो ये एंट्री डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होती है, ओसीआई से रूट नहीं करती। इसलिए 17 को हमने सवाल पे शो नहीं किया था, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, क्या चीज? स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी तो नहीं मांगी उसने, स्टेटमेंट इन इक्विटी आती है आएगी, इंशाल्लाह करेंगे। ओके, अब सवाल की रिक्वायरमेंट बी के लिए आपने दूसरा सफ़ा छोड़ा हुआ है, दूसरे सफ़े पे एक्चुअली हमने नोट बनाना है। तो अब हम सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी सॉल्व करने लगे हैं, लेकिन उसके लिए हमने कितनी वर्किंग्स कर ली हैं? 6 वर्किंग्स कर ली हैं। अब हम हाइब्रिड में लेट आने पर 7वीं वर्किंग शुरू करने लगे इन लोगों की शान में, वर्किंग नंबर 7। तो वर्किंग नंबर 7 आप जिस सफ़े से चल रहे हैं उन्हीं पे चलें, क्योंकि जो सफ़ा 2 छोड़ा हुआ है उस पर सिर्फ नोट बनना है और रिकॉन्सिलिएशन बननी है। आप सफ़े कोई नहीं छोड़ने थे, जो सफ़े शुरू में छोड़ने थे वो छोड़ दिए हुए। अब अगर किसी जानवर को आपने छोड़ दिया तो वो निकल गया आपके हाथ से। पहला और दूसरा सफ़ा छोड़ना था, वो छोड़ा जा चुका। छोड़े हुए को क्या छोड़ना, यानी पहले किसी को छोड़ दिया फिर छोड़ दो। पतंग छोड़ दी, अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ दोबारा। वर्किंग नंबर 7, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाईजान मुझे फिर सरगोदा जाना पड़ेगा अपने दोस्तों से बातें करने के लिए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। तकरीबन 20 दिन से एक दोस्त बुला रहा है उधर, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से नहीं जा रहा। कल चलते हैं। 1:30 बजे के बाद भी नहीं आप लोग छोड़ते, और मंडे और वेडनेसडे को तो वैसे ही 1:30 बजे के बाद हमारे प्रोग्राम है पिछले टॉपिक्स रिवाइज करने के। आप ज़रा घर पहुँचे सही, देखें यूट्यूब पे क्या क्या आता है। बैठो, मंडे को भी इंशाल्लाह हम जोहर के बाद रिवाइज करेंगे पुराने टॉपिक्स,
और वेडनेसडे को भी करेंगे, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कंसोलिडेशन चलाएंगे। यूट्यूब पे लेक्चर कब से अपलोड होने हैं वो फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वेडनेसडे वाला भी कोशिश करेंगे यूट्यूब पे अपलोड हो जाए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं जी। 587 मंडे को तो कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा इंशाल्लाह। 587 डेट इज प्रॉफिट। क्या मतलब, क्यों? फिजिकल एडमिशन कराया हुआ आप लोगों ने, रसीद दिखाएं अपनी, फिजिकल एडमिशन की होगी। पहली एडजस्टमेंट से पढ़ना शुरू करें जी। पहली एडजस्टमेंट से, एज पर टैक्स लॉज ओनली राइट ऑफ आर अलाउड एज, टैक्स लॉज के मुताबिक राइट ऑफ अलाउड है डिडक्शन पे। अच्छा जी, अब जो भी गलतियां हो गई उन्हें हमने सही कर लिया है, अब इस एतबार से चीजों को नहीं सोचना। अब आप मुझे बताएं करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करूं, इसको उल्टाकर इसको रिकॉर्ड कर दूं और डेटर को छोड़ने पड़े, बस ये कैरिंग अमाउंट ले जाऊं और इसकी टैक्स बेस जीरो होगी। तो बताएं जी करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करूं, बैड डेट एक्सपेंस उल्टाकर बैड रिटर्न ऑफ माइनस कर दूं। अब जो गलतियां हो चुकी थी वो सही हो चुकी हैं, उनकी टेंशन नहीं लेनी। बैड डेट एक्सपेंस उल्टाकर बैड रिटर्न ऑफ माइनस और ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, इसकी टैक्स बेस जीरो आ जाएगी। चले, करंट टैक्स के लिए आप छोड़ दीजिएगा 15-16 लाइनें एहतियातन। आज मैं साथ साथ ही एडलेस कर रहा हूं। अब ये सारा आसान काम शुरू हो गया है। बैड एक्सपेंस 54, बैड रिटर्न ऑफ 40, पंद्रह 16 लाइनें 17 लाइनें शायद छोड़ दें। एज ऑन 31 दिसंबर 2019। चुप भाई। कितने लोगों के कॉलेज और स्कूल वालों ने शुक्र किया था कि शुक्र है ये बड़ा हो गया और अब जा रहे हैं जान छोड़ के। एज ऑन, जी शुक्रिया लेट आने पे। एज ऑन प्रोविजन का कैरी डाउन 58। रेट का कॉलम अभी नहीं डाल रहा मैं वजह बता देता हूं क्यों। डालने आप लोग, कोई मसला नहीं। रेट अलग है मुझे पता है, लेकिन एक ड्रॉप सीन होना है इस सवाल में। कौन सा होना है? कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया है, बता दें। बताना पड़ेगा ना, ड्रॉप सीन ऐसे तो नहीं फिर हम मुँह लाना, सोच के किया करें। अच्छा जी, तो कुछ भी नहीं, टैक्स रेट का कॉलम डाल दो यार, डाल दो रेट और टैक्स। अच्छा ठीक है, बता दो इंशाल्लाह अपने दोस्तों, सितंबर में मिलेंगे। अगली एडजस्टमेंट जी। जो होना था वो हो गया, क्या उसका गम जो खो गया। पता नहीं आप लोग किस दुनिया में रहते हैं, मुहावरे भी नहीं पता। जो होना था वो हो गया, क्या उसका गम जो, तो जो होना था वो हो गया, क्या उसका गम जो खो गया मीन्स के अदर इनकम में जा के फारिग हो गया। हमने सब सही कर लिया हुआ है। शुक्रिया जी, जल्दी आए। मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग वालों के नजर में क्या होगी? साया 84। ये मैं ऐसे तो नहीं कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। 84 -16। इसमें इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं कि ऊपर CWIP कितना पड़ा है, उसमें मटेरियल ईंट बजरी सीमेंट भी पड़ा होगा, उससे हमें कंसर्न नहीं कि CWIP का बैलेंस ऊपर कितना पड़ा है। बस आसान सा देखें, अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में डालना है और इंटरेस्ट अब हो क्या चुके उसको छोड़ें, और अकाउंटिंग वालों ने इनकम को माइनस करना है।
तो अब आप मुझे कैरिंग अमाउंट बताएं। 84 माइनस 16, ऊपर से अगर आप बैलेंस नहीं उठाएंगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि हमारे और टैक्स वालों में सिर्फ इंटरेस्ट की टेंशन होती है। 84 माइनस 16 68। ये तो अकाउंटिंग वालों का हो गया कि अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं। IAS 23 आपने पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट इनकम शो, इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करते हैं या इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट इनकम शो करते हैं। डन। एज पर टैक्स लॉज दीज आर अलाउड व्हेन इनकर्ड। मैंने कहा था इसको उठाएं, मैंने कहा था यहां अगर लिखना है लिखें और बाद में इसको उठा दें यहां से, यहां फेंक दें। टैक्स वालों की नजर में ये खर्चा है और हमारी नजर में ये एसेट है। क्या? इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम लेस बोरोइंग कॉस्ट। क्या चीज? अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि 84 को डालो एसेट की कॉस्ट में और 16 को माइनस करो एसेट की कॉस्ट से, यानी अकाउंटिंग वालों ने 68 कैपिटलाइज कर दिया हुआ है। टैक्स वाले कहते हैं 84 आपका खर्चा है और 16 आपकी इनकम है, तो 68 का खर्चा बुक कर लो। इट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन इनकर्ड, सो वी अकाउंटेंट्स कैपिटलाइज इट, बट दे अजीब लोग चार्ज इट टू P&L इन द ईयर व्हेन इट इज इनकर्ड। तो क्वेश्चन 28 लिख लें, IAS 12 का ब्लू कंपनी वाला सवाल, उसमें इसकी रिवीजन की हुई हमने। क्वेश्चन 28 IAS 12 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं, 28 तो पास पेपर में होंगे ही नहीं ना। We accountants capitalize expense minus interest income, but they people charge to expenses the expense minus interest income. It is allowed as deduction when incurred. ठीक है हाशिर साहब? ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इधर ना देखें। अकाउंटिंग वालों ने जो गलतियां हो चुकी हैं, अपनी सोचना क्या क्या गलती हुई थी। 180 में से 60 को खर्चे में डाला था और 180 में से 120 को एसेट में डाल के 120 की 4 की अमोर्टाइजेशन माइनस की थी। तो अकाउंटिंग वाले रिसर्च को खर्चे में डाल चुके हैं 180 में से 60, और अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल चुके हैं 4 की अमोर्टाइजेशन। किसी को यकीन ना आवे तो ये 60 और 4 प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लेस हो चुका हुआ है, ये अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल चुके हैं। टैक्स वाले कहेंगे इसे उल्टाओ, टैक्स वाले कहेंगे इसे उल्टाओ। एड बैक रिसर्च एक्सपेंस कितना 60 और ऐड बैक करो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन नहीं अमोर्टाइजेशन। ये जी अकाउंटिंग वालों का खर्चा हमने उल्टा दिया। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में इनटैंजिबल एसेट गया होगा 120, फिगर याद है आप लोगों को, 180 में से 60 खर्चे में चला गया था तो कैपिटलाइज 120 हुआ था। 120 माइनस 4, इस तरह ब्रैकेट में नीचे भी शो कर सकते हैं जी। यहां ओवर 10 ईयर्स करना है, वो टैक्स वालों की नजर में, वो टैक्स वालों की नजर में। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? अकाउंटिंग वालों। तो अकाउंटिंग वालों ने आर को खर्चे में डाला होगा, रिसर्च को,
और अकाउंटिंग वालों ने इनटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन को खर्चे में डाला होगा। इन दोनों को उल्टा कर रिकॉर्ड क्या करने, वो अलग बहस से बाद में करता हूं। और अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में ये चला गया होगा। तो जिस भी टॉपिक का P&L बैलेंस शीट आपका मजबूत होगा, IAS 12 में अगर वो आ गया तो उल्टाना भी आसान होगा और कैरिंग अमाउंट निकालना भी आसान होगा। अब टैक्स वालों से पूछते हैं आप क्या चाहते हैं। ओए, ये आर को भी एसेट मान रहे हैं। आर बी और डी बी इसको 10 सालों में खर्चे में डालो, आर को भी डी को भी। हमने कहा आर तो खर्चा होता है, हाँ हाँ मैंने पता रहे। आर एंड डी को 10 सालों में अमोर्टाइज करो। तो ये कह रहे हैं आर एंड डी को 10 सालों में। आर एंड डी कितना है, जरा जाके ऊपर ट्रायल में देखें। आर एंड डी 180 लेस टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन 18। इसमें आप नोट दे सकते हैं कि फुल ईयर अमोर्टाइजेशन या वो कर दें, फिर जैसे भी करना है दोनों चलेंगे। आई कैप ने वैसे डिवाइडेड बाय 10 ही डायरेक्ट किया हुआ था। ठीक है 11/12 करना, 11/12 कर दें। असल में 11/12 भी फिर अजीब होगा, फिर शायद 3/12 शायद सोचना पड़े, क्योंकि आर तो पहले दिन से हो रही है। तो बस इसको फुल ईयर ही कर दें, कोई मसला नहीं। तो अगर पीपी टाइप चीज़ें होती तो वो बन नहीं रहे होते, उसमें कॉस्ट दी होती है डायरेक्ट, तो उसको फिर कर दिया करें पोर्शन। इसको नहीं भी करें कोई मसला नहीं, कोई कर भी आएगा, मेरा नहीं ख्याल वो इतना पनिश करेगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। बस ये 10 से डिवाइड करना है, आगे फैक्टर लगा दिया ना लगा दिया ये थोड़ी सी अजम्पशन की बात है। तो कोई नहीं, आप स्टार डाल के नोट, आई एज्यूम के टैक्स वाले फुल ईयर अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं इन द ईयर ऑफ इनकरेंस। जिस साल वो खर्चा हुआ पूरे साल की अमोर्टाइजेशन करते हैं। जी 180 डिवाइड बाई 10 18 और 180 माइनस 18 162। इट इज टैक्स बेस। चलेगा, कोई मंथ बेस पे पोर्शन भी कराएगा शायद चलेगा काम। कौन सी वाली? हाँ ठीक है, वो बात भी ठीक है। तो वैसे पीपी में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि पीपी में भी हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन 6 था, उसमें हमने पीपी में जो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन निकाली थी वो पोर्शन करके ही निकाली थी। तो यहाँ कुछ नहीं, टैक्स वालों को बिल्कुल पता होता है कि किस दिन ये खर्चे कब हुए, ये तो उनको पता होता है। ऐसी बात नहीं कि उनको डेट्स का नहीं पता होता। टैक्स वालों को डेट्स का भी पता होता है, सब कुछ पता होता है। हाँ टैक्स वाले, अकाउंटिंग वाले कहते हैं 5 साल पे अमोर्टाइज करना है, टैक्स वाले कहते हैं नहीं रहने तो 10 साल पे कर लो। बस ये बहस होता है, बाकी डेट्स का तो उनको भी पता होता है। ओके, तो टैक्स वाले जी कितने सालों पे अमोर्टाइज करने को कह रहे हैं? 10 सालों पे, और हमने क्या सोचा है 5 सालों पे। तो इनकी और हमारी कहानी लगती। चलें जी, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बाय 200 मिलियन। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बाय 200 मिलियन। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन ज्यादा है अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन से। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा कर टैक्स एक्सेप्शन माइनस करूं या डायरेक्ट टैक्स एक्सेप्शन माइनस कर दें? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन ज्यादा है अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन से। क्या करूं? लेस टैक्स वालों की विच इज, ये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, ये होगा टैक्स डेप्रिसिएशन विच इज एक्सीडिंग अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। कितना? तो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन से 200 ज्यादा थी, और अगर अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 200 ज्यादा होती तो ऐड करते। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन करनी क्या होती है? माइनस, वो ज्यादा थी इसलिए माइनस कर दी। जीपीपी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस
एक काम करने लगा हूं, आपने करना नहीं है। टैक्स वालों का डेफिनेशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग वालों का डेफिनेशन बाय, चलें जी बुक वैल्यूज बताएं। नहीं, अब आप एज्यूम में नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते, नहीं 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 नहीं, इधर एज्यूम में नहीं कर सकते। सुन लें आज बात, अकाउंट ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस हर सवाल में दिया होता था, आज तक हर सवाल में दिया होता था। जो बेहतरीन सवाल था ना, जैसे पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें इनकी भी ओपनिंग बीवी दी हुई थी, इनकी भी ओपनिंग बीवी दी हुई थी। पास पेपर का क्वेश्चन 5 था IAS 12 का, इनकी भी ओपनिंग बीवी दी हुई थी, इनकी भी ओपनिंग बीवी दी हुई थी। एक सवाल हमने किया था पास पेपर का, पता नहीं क्वेश्चन नंबर 10 ऑरेंज लिमिटेड वाला, उसमें लिखा हुआ था कि ओपनिंग बीवी एक्सीड द ओपनिंग टैक्स बीवी बाय इतने। इस सवाल में देयर इज अ डेड लॉक, इट इज इम्पॉसिबल कि ओपनिंग अकाउंटिंग वालों की WDV और ओपनिंग टैक्स वालों की WDV हम बराबर एज्यूम करें, इट इज अ ब्लंडर। तो वी कांट एज्यूम एनी फिगर। ब्रॉट डाउन बुक वैल्यूज भी अवेलेबल नहीं, ब्रॉट डाउन बुक वैल्यूज का डिफरेंस भी अवेलेबल नहीं, वी कांट प्रिपेयर टी काउंट। ये सारी बातें आपको लिखवाने लगा हूं। ब्रॉट डाउन बीवीज भी अवेलेबल नहीं, ब्रॉट डाउन बीवीज का डिफरेंस भी अवेलेबल नहीं, वी कांट प्रिपेयर टी काउंट। कैरी डाउन बुक वैल्यूज का डाटा अवेलेबल, इसलिए हम डीटी को डायरेक्ट निकालेंगे आज, क्योंकि डीटी एज ऑन वाली वर्किंग से फेल हो गया। हम डेफर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट तरीका यह होगा कि हम अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट पकड़ेंगे और टैक्स वालों का प्रॉफिट पकड़ेंगे और आगे 2 कॉलम और डालेंगे, और उसके बाद हम डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट निकालेंगे फॉर द ईयर। पेपर में कैसे पता चलेगा? रीडिंग टाइम में ये एडजस्टमेंट जब पड़ी होगी, आज तो पहली दफा सवाल में आई है ना, आइंदा भी आ जाएगी कभी। रीडिंग टाइम में जब ये एडजस्टमेंट पड़ी होगी तो यहां से अंदाजा हो जाएगा कि ओन्ड एसेट की बुक वैल्यू मिसिंग है। तो जब ओन्ड एसेट की बुक वैल्यूज मिसिंग है तो फिर एज ऑन बैलेंसेस निकलने इम्पॉसिबल है। अजम्पशन नहीं ली जा सकती कि इनकी बीवी 100 रुपए है, इनकी बीवी 100 रुपए है। इतना बड़ा ब्लंडर आप मार रहे हैं कि डेप्रिसिएशंस में तो इख्तलाफ है इस साल, और पिछले साल की क्लोजिंग बीवी शायद बराबर थी। तो भाईजान पिछले साल भी डेप्रिसिएशन में इख्तलाफ होगा, ये हम अजम्पशन नहीं ले सकते कि इधर भी 100 ले लो, इधर भी 100 ले लो, इधर भी 500 ले लो, इधर भी 500 ले लो। यू कांट एज्यूम, आप जबरदस्ती एज्यूम नहीं करते चीजों को। या तो सवाल दोनों की ओपनिंग बीवीज दे, फिर तो हम ये अप्रोच लगाएं, या सवाल दोनों की ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस दे। अगर सवाल खाली डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिया करेगा तो हम हाथ खड़े कर दिया करेंगे, कहेंगे सॉरी भाईजान बैलेंस शीट अप्रोच फेल हो गई है, DTL/A एज ऑन की वर्किंग नहीं हो सकती। हम डायरेक्टली कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस लेके चलेंगे। डन। तो इस एडजस्टमेंट के ऊपर स्टार डाल के लिखना शुरू करें, फिर मैं सवाल लेता हूं। इस एडजस्टमेंट पे स्टार डालें। अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों की ओपनिंग बीवी मिसिंग है, अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों की ओपनिंग बीवी मिसिंग है। हाँ जी, हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट कराई हुई है पहले, लेकिन ये वजह तो लिखो ना ताकि याद रहे। अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों की ओपनिंग बीवी मिसिंग है, और बड़ा सा करके लिखें और अलिफ वाव रे, और ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस भी मिसिंग है। इटैलिक्स में लिखिएगा इस बात को जिस तरह मैंने बोला है, और ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस भी मिसिंग है, और ओपनिंग बीवीज का, यार एक लोगों की बीवी ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही हो, एक ही कम डेप्रिशिएट हो रही हो, तो ओपनिंग बीवी डिफरेंट होती है ना, तो डिफरेंट मिसिंग है डिफरेंस भी, और ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस भी मिसिंग है। फुल स्टॉप। रशीद अब मैं क्या करूं?
लिखें रशीद अब मैं क्या करूं, रशीदा लिखें, जो भी आपने लिखना है। रशीद अब मैं क्या करूं, अब DTE फॉर द ईयर निकाल लेंगे, DTL एज ऑन नहीं निकाल लेंगे। अब DTE फॉर द ईयर डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब लिखिएगा इस तरह, अब DTE फॉर द ईयर डायरेक्ट निकाल लेंगे और DTL स्लैश ए एज ऑन नहीं निकाल सकते। हाँ बस इतना ही लिखना है, और DTL स्लैश ए एज ऑन नहीं निकालेंगे। इसको कहते हैं भरे बाजार में अकेले छोड़ देना। अब सवाल पूछना शुरू करें। पहला राइट साउथ का होता है, आपको पता है। जी भाई पूछो। दो सूरतें हैं ना, या तो ओपनिंग बीवीज दे दें या ओपनिंग बीवीज का डिफरेंस दे दें। कभी ऐसी लाइन भी आती है, ओपनिंग अकाउंटिंग WDV एक्सीड द ओपनिंग टैक्स WDV बाय 1000 रुपया, फिर भी खींच तान के अकाउंट बन जाएंगे। हमने हर पॉसिबल कोशिश करनी है कि अकाउंट बनाएं, लेकिन अगर बन ही नहीं रहा तो ओपनिंग बीवीज बराबर एज्यूम करना ब्लंडर है। हां ये बिजनेस का पहला साल होता तो फिर आप कॉस्ट एज्यूम कर सकते थे बराबर दोनों की 500-500, ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते थे आपके, कॉस्ट दोनों की 500-500 है। कॉस्ट बराबर एज्यूम करने में मुझे एतराज नहीं है, बट ओपनिंग बीवीज बराबर का मतलब है कि पिछले सालों से दोनों के डेप्शन रेट एक ही है, तो दैट इज अ बिग ब्लंडर। अगर रेट ऑप्शन के दिए होते फिर तो ओपनिंग बीवीज भी नहीं होती, फिर तो बात ही खत्म हो जाए। फिर तो उसी लाइन में मेरी जवाब है जो मैंने आपको लिखवाई है। आप लोग तीर आजमाएं, आई एम हेयर टू आजमा जिगर, हम जिगर आजमाने आए हैं आज। इधर होता है, पता नहीं किधर होता है। अच्छा डेप्रिसिएशन भाईजान कह रहे हैं बीवी भी गिवन ना हो, डिडक्शन भी गिवन ना हो, ये ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एसेट पे ऑपरेट नहीं कर रही होगी, ये रेंट पे एसेट लिए होंगे। बीवी गिवन और डिडक्शन गिवन ना हो तो ऐसी सूरत में आप कहिएगा तो हमें जो है चांद पे लाके छोड़ दिया, बड़े बाजार में नहीं छोड़ा, हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर ऐसा एसेट होगा जिसकी इंडेफिनिट लाइफ होगी। जी और कोई सवाल? तो भाई कह रहे हैं पीपी खाली छोड़ दें बाकियों को कर लें, तो ठीक है आप अधूरा सा सवाल करके आ जाना। हम तो कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी सोच लेते हैं जिससे हमारी सारी चीज़ें अकाउंट फॉर हो जाएं। हम इधर से पकड़ लेंगे ताकि ये अकाउंटिंग और टैक्स एक्शन भी बीच में रगड़ी जाए, क्योंकि ये वाली चीज़ मिस हो जानी थी। भाई कह रहे हैं मैं तो इसके बगैर ही इस तरह चला दूंगा, तो ठीक है आपके फिर इस वाले के मार्क्स कट जाएंगे। हाँ जी शुरू करो, करते बोलते रहो। हाँ भाई का सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवीज अवेलेबल थी, फिर भी मैंने ये तरीका लगाया ही नहीं, मैं शॉर्टकट तरीके पे हमेशा चलूंगा। तो भाईजान ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा ICAP में जाके, क्योंकि आपने हमेशा यही तरीका लगाना है, अनलेस के किसी एक एसेट लाइबिलिटी की भी कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस क्या हो, मिसिंग हो। कुछ की हम अज्यूम करके चला लिया करते हैं, लेकिन यहां कुछ भी नहीं कर सकते। आमतौर पे पीपी और इंटेंजिबल्स में ऐसा करता है कि उनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस मिसिंग करता है, तो हमें कौन सी अप्रोच लगानी पड़ती है? शॉर्टकट अप्रोच। आप यहां पे आके स्पीड ब्रेकर आ गया और आगे आपको रोडे नजर आ रहे हैं, अब आप सड़क बदल लें और सड़क बदल के जरा नई सड़क पे चलते हैं। इस सड़क से हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। पूछें सवाल, पूछें सवाल, मैं पूछें सवाल आज पूछो। हाँ बोलो। जी बिल्कुल, बाकी क्वेश्चन में ये वाला मेथड नहीं लगता था, इनका जवाब वही है जो मैंने उर्दू में लिखवाया है, क्योंकि उन सवालों में ओपनिंग बीवियां गिवन होती थी या ओपनिंग बीवियों का डिफरेंस गिवन होता था। ये कैच कर। IAS 12 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 वॉल्यूम 1। घर में पढ़ा नहीं, बोलो पढ़ा है, पढ़ा है।
द अकाउंटिंग वालों की एंड टैक्स वालों की बीवी अवेलेबल है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, ओपनिंग बीवियां दोनों की अवेलेबल है। जो कम जनवरी को खरीदा है, कॉस्ट अवेलेबल है, टैक्स वालों के डिडक्शन रेट भी अवेलेबल है। हमने पीपी से कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकाली थी और एक लाइन लिखी थी कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस इतना है। पीपी डीटीएल कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस हमने कुछ करके ग्रेटर देन 60 तो ओपनिंग बीवीज निकालनी थी। मैं क्या करूं, ऐसा सवाल नहीं आया तो। पास्ट में अगर ऐसा सवाल नहीं आया जो हमने नहीं किया तो मैं क्या करूं अब। अच्छा, हमने तरीका सीखा था इधर पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 में हमने एक वर्किंग की थी, मेरे ख्याल से वाइट बोर्ड पे की थी, इसलिए वो ये उसी वर्किंग में ये चीज़ें हाईलाइट की थी मैंने कि ये अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट है, इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम उल्टा दें, फिर टैक्स वालों का प्रॉफिट देखें। फिर आप लोगों ने 60 जमा 6 66 पकड़ा था, 66 को आपने कंपेयर किया था 58.5 से। जब 66 को आपने 58.5 से कंपेयर किया था तो जो जवाब आया था उसे आपने मल्टीप्लाई किया था टैक्स रेट से, तो 2.45 आ गया था। ये dt क्या निकल आया था, 4.99, ये dt डायरेक्ट निकल आया था। ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन 2 में ये किया था। तो और इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा था IAS 12 के। जी सब्र कर जो यार, बहुत दुख है आज मुझे, सब्र कर जो। इसमें डेफर टैक्स की अप्रोचेस, ये हमारा पेज 291 है, इस एडजस्टमेंट के साथ लिख लें। पेज 291 पे दूसरा तरीका लगाया है, पेज 291 वॉल्यूम 1 दूसरा तरीका लगाया है। पता है इधर पेज 291 कंसोलिडेशन वाला खोल के बैठे हो, पेज 291 वॉल्यूम 1 दूसरा तरीका लगाया है। सबर सबर सबर, मुझे अब जिगर एक थोड़ा आजमाने दो, फिर अगला तीर लूंगा, उससे पहले ही जिगर चलनी। अच्छा, बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम, वी विल कंपेयर एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट विद टू कैलकुलेट GCE फॉर द, इट विल नॉट गिव कैरी डाउन format for income statement approach, it will give us GCE. Important note for teachers, income statement approach is used in paper if carrying amount and tax based data is not given in question। या तो ओपनिंग WDVs अवेलेबल हो या ओपनिंग WDVs का डिफरेंस अवेलेबल हो। अगर ये दोनों डाटा अवेलेबल नहीं है तो मजबूरन हम ये अप्रोच लगाएंगे। इस अप्रोच में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और डिफरेंस नहीं होता, कैरिंग अमाउंट की जगह एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, फिर टैक्सेबल प्रॉफिट होता है, फिर डिफरेंस होता है और फिर टैक्स होता है। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट डिडक्शंस, अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिडक्शंस नॉट अलाउड माइनस होगी होती हैं तो उल्टाते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैंने कहा था साइन वही यूज़ करें जो करंट टैक्स में करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस इनकम टैक्स डेट विल बी कॉल्ड एज एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अभी करंट टैक्स की वर्किंग देखते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। जी अगला तीर आए। जी बताओ। अगर इस साल अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है तो इसका मतलब है पिछले सालों में भी डिफरेंस होगा डेप्रिसिएशन में। अगर पिछले सालों में डेप्रिसिएशन में डिफरेंस था तो इसका मतलब है पिछले सालों की बीवीज में भी डिफरेंस था।
तो अब बीवी हम बराबर एज्यूम करें अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की, तो बीवियां माइंड कर जाएंगी कि हम कैसे बराबर हैं। अच्छा जी, एक छोटी सी लाइन। अब ये ना हर सवाल में कोई ना कैसी चीज़ होती है जिसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये पेपर में 70-80% बच्चे मिस कराते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, सबके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसी कोई एक दो सवाल में लाइन आए तो इसे इग्नोर कर दिया करें। ये अजीब सी इसने लाइन डाली हुई है, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन बाय 200 मिलियन। लेकिन कौन सी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड की हुई है किताबों में, जब मैंने उसका डिफरेंस लिया टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन से तो 200 का डिफरेंस आया। हमने कहा चल वो तो वो वाली डेप्रिसिएशन होगी जो तूने रिकॉर्ड की हुई है, हमने तेरे सवाल के बाद एक और डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड की है और वो डेप्रिसिएशन तूने रिकॉर्ड की हुई थी। इसने सारे एसेट्स पे रिकॉर्ड की होगी, उसमें से एक बिल्डिंग भी होगी। बिल्डिंग पर इसने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई थी 75, हमने रिकॉर्ड की हुई है 100। अब वो डेप्रिसिएशन जो इसने रिकॉर्ड की हुई थी, इसने उसको कंपेयर किया था टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन से, लेकिन हमने इस 75 में 25 की टॉपिंग और डाल दी है। तो ये भी एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 25 रुपए वाली, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कौन सी वाली डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की कंपेयर की होगी टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन से, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। नहीं, खाली 75 नहीं होगा, बिजनेस में ऑफिस बिल्डिंग भी होगी, फैक्ट्री बिल्डिंग भी होगी, प्लांट्स भी होंगे, फर्नीचर भी होंगे, काफी सारी चीजें होंगी। तो उसने सारे एसेट्स की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रखी होगी सामने, सारे एसेट्स की टैक्स डेप्रिसिएशन सामने रखी होगी, और इन दोनों में देखा होगा डिफरेंस, वो निकला होगा 200। उसमें से एक एसेट, उस पे इसने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है 75। तो कहते हैं मैंने ये 75 सामने रख के ये डिफरेंस निकाला था। इसका मतलब है उसके डिफरेंस निकालते हुए कौन सी चीज मिस हुई थी? 100 या 25? 25। तो 25 वालों की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है, वो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। तो इसका मतलब है कंपैरिजन के वक्त अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में 25 पड़ी हुई थी, जो इसने कंपैरिजन करते हुए भूल गया। तो क्या मैं कह सकता हूं इस एडजस्टमेंट की वजह से अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई है 25? तो वो भी उल्टा दें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो क्या करते हैं, तो ये एक एडजस्टमेंट थी 25 वाली, मेरी नजर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट टैक्स की वर्किंग में कोई आधा नंबर कट जाना था अगर कोई बंदा ये मिस करा था, सो दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। एड अकाउंटिंग, हमने कितनी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड कर दी? ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो गई? ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो गई? माइनस। इसे क्या कर दें? ऐड बैक कर। जी भाई, दो उधर ज्यादा लोग हैं, एक उधर, उधर आओ, 3 ले जाओ इधर से, बाकी कर लेते हैं। अच्छा जी, हाइब्रिड वालों पानी की बोतलें आप अपने फ्रिज से निकाल लें। अच्छा, परेशान ना हो रहे हो। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बोलें जी 25। चलें जी, नोट करें। जी 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 टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बाय 200। भाई को पानी दे दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिएगा, इधर देखें, इधर 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 जो लाहौर आ गए ना, पर लग गए हैं, बैठ जा। अच्छा,
टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन, बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग वालों की रिकॉर्डेड डेप्रीसिएशन बाय 200। तो शायद ऐसे कहानी हो कि टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन 1400 आ रही है फॉर द ईयर, अकाउंटिंग वालों की 1200 आ रही है। इस 1200 में हमारी ऑफिस बिल्ड, ये दोनों फिगर्स मैंने ज्यूम किए हैं, लेकिन इन दोनों एजम्पशंस में एक हकीकत छुपी हुई बता रहा हूं। इस 1200 में एक 75 वाली डेप्रिसिएशन भी पड़ी होगी जो हमने कॉस्ट मॉडल वाली रिकॉर्ड कर दी हुई है। अब उस 75 को उल्टाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनका डिफरेंस लेके ऑलरेडी उलट गई। और अगर मैं आपको कहता 1200 उल्टा के 1400 माइनस कर दें, तो 1200 में अकाउंटेंट वाली की 75 तो पड़ी होगी, तो वो 75 इसमें पड़े होने की वजह से उलट गई। तो कहते हैं अकाउंटिंग वालों की रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन में 200 रुपए का फर्क है। इसका मतलब है जो अकाउंटिंग वालों की रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन होगी उसमें सिर्फ 75 पड़ा होगा, तो 75 ऑटोमेटिकली इसमें पड़े होने की वजह से उलट गया। उल्टा कैसे? दो तरीके, या 1200 उल्टा के 1400 माइनस कर दें, या डायरेक्ट 200 माइनस कर दें। अब अगली बात और आखिरी बात, क्या अकाउंटिंग वालों ने इसके अलावा और भी कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की? अकाउंटिंग वालों ने इसके अलावा एक और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की 25 की, वो कंपैरिजन में नहीं आई। आप इसको क्या कर दें? उल्टा दें। छोड़े, बहरहाल कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं मेरी नजर में। आगे चलें जी। अगेन अब इस एडजस्टमेंट को जो है वो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वजह से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही उलटनी थी 25 की, और वो मैंने क्या कर दी है? उल्टा दी है। इसकी वजह से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी। बाकी अगर किसी के जहन में आ रहा है कि इस एडजस्टमेंट के क्या इंपैक्ट होंगे, तो भाई साहब इस एडजस्टमेंट का भी अगर कोई इंपैक्ट होता ना, तो वो P&L वाली अगर कोई फिगर गई होती ना, तो मैं करंट टैक्स में ज़रूर उल्टा देता। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं, भाइयों वाली बात करें तो मैं ना, अगर P&L में कोई फिगर गई होती ना, तो मैं ज़रूर करंट टैक्स की वर्किंग में जाके उल्टाता। हमने कहा हुआ था स्काई ब्लू पट्टी पकड़ें और जनरल एंट्री करें, और कोई भी चीज़ करंट टैक्स में उल्टानी है उल्टाएं। फ़र्ज़ करें कोई रिवैल्यूएशन लॉ पहले से सरप्लस पड़ा होता, या कोई भी मसला होता, पहली दफ़ा रिवैल्यूएशन लॉस आ जाता, तो फिर वो लॉस भी P&L में गया होता, उसे भी मैं उल्टाता। तो इसलिए अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P&L में कुछ गया ही नहीं। हाँ, एक चीज़ गई है P&L में, डेप्रिसिएशन 25 की ज़्यादा, वो मैंने आपके सामने क्या कर दिया? उल्टा दिया। और डेफर्ड टैक्स के एंगल से मैं चीज़ें सोच नहीं रहा। और इस एडजस्टमेंट की भी ब्यूटी देखें, इसमें भी कैरिंग अमाउंट ऑफिस बिल्डिंग की अवेलेबल है, टैक्स बेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन रेट भी अवेलेबल नहीं है और टैक्स वालों की WDV भी अवेलेबल नहीं। इस एडजस्टमेंट में भी आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां भी आकर डेडलॉक हो गया कि इस एडजस्टमेंट को करंट टैक्स वाले तरीके से लेके चलेंगे, ना कि डेफर्ड टैक्स वाले तरीके से। तो इस एडजस्टमेंट के करंट टैक्स पे असरात सोचें। रिवैल्यूएशन गेन लॉस P&L वाला उल्टाएं, जरा गया ही नहीं, चले। अगली डेप्रिसिएशन पूरी उल्टाएं या जितनी ज्यादा रिकॉर्ड की, बाकी तो वो पहले रिकॉर्ड उल्टा चुके हैं 200 रुपए वो जो है हमने। तो इसलिए अब ये इसके इम्पैक्ट किस पे आ गया? इस पूरी एडजस्टमेंट का करंट टैक्स पे। और हमने डिसाइड क्या किया? करंट टैक्स की वर्किंग करनी है या डेफर्ड टैक्स की भी करनी है? डेफर्ड टैक्स की नहीं करनी, कैरिंग अमाउंट टैक्स वाली। अब सिर्फ हम किस पे स्टिक रहेंगे? करंट टैक्स की वर्किंग पे। एंड पे डेफर्ड टैक्स की फुल फ्लेज कर दूंगा। अगली दोनों एडजस्टमेंट्स किसकी नजर में थी? टैक्स वालों की नजर में। टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, ठीक है, कोई मसला नहीं। आगे अब ये अगले दोनों एडजस्टमेंट्स टैक्स वालों की नज़र में हैं, तो इनको इंशाल्लाह हम करंट टैक्स की वर्किंग में देख लेते हैं क्या करना है। बताएं जी। कैपिटल गेन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ जी, किसका? कौन सा 5? अच्छा, कैपिटल गेन इनकम कितनी है यार? ये एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट को क्या करते हैं? लेस कर दें कैपिटल गेन 50। इस पे रेड मार्कर से साथ लिख लें एग्जाम्प्ट इनकम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शायद हेल्प करे आगे।
नेक्स्ट, डिविडेंड पर पिछले साल हमारे साल टैक्स लगना है 15% जितना मिलेगा, और जितना अगले साल मिलेगा उस पर कितना टैक्स लगना है 20%। वर्किंग नंबर 7 हो गई है, 8 भी मैं अभी करने लगा हूं आपके सामने। 8 वो वाली वर्किंग होगी जिसमें DTE फॉर द ईयर निकलेगा, ठीक है। 8 मैं रिवाइज करके आपके सामने करने लगा हूं। अब 9 वर्किंग का रेफरेंस दे दें, इसमें बेशक 5-6 लाइनें छोड़ दें। वर्किंग 9 बताएं जी। वर्किंग 9 बोलें जी। डिविडेंड का अकाउंट बनाएं। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट जी। डिविडेंड की जितनी इंफॉर्मेशन है सारी मुझे लिखवा दें। इनकम कितनी है 30। रिसीवेबल कोशिश करते हैं कैश बैलेंसिंग निकला है। P&L और क्लोजिंग रिसीवेबल दे दिया इसने हमें। व्हाट इज दिस P&L वाली फिगर एंड व्हाट इज दिस क्लोजिंग रिसीवेबल। बाकी इंशाल्लाह टी अकाउंट बनाते हैं, टैली हो जाएगा सब कुछ। चलें जी, इधर आता है कैश, इसलिए इधर क्या आएगा और क्लोजिंग रिसीवेबल कैश बैलेंसिंग 20। टी अकाउंट बना लें, आखिरी टी अकाउंट और आखिरी वर्किंग हमारे सवाल की। असल में फाइनल अकाउंट का सवाल हम पहली दफ़ा कर रहे थे और वो तो आपको वैसे ही भूला हुआ था ISFL, मुझे आज पता लग गया। तो अच्छा, कौन सी अकाउंटिंग हो रही है? कैश अकाउंटिंग, एक्रूअल अकाउंटिंग। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन, मोबाइल वाले हजरात इधर देख लें, शुक्रिया। क्यों इतना जिंदगी को अपने किया हुआ है अपना। इन वो हजरात हाथ खड़ा करें, कुछ मैं जानता हूं क्लास में, शुरू से सेशन से नोट करूं, बिल्कुल मोबाइल निकालते ही नहीं पूरी क्लास में, ये यकसुई के साथ। अच्छा जी, P&L उल्टाकर हाउ टू टैकल। दूसरों की ना देखें ना खताएं, दूसरों ने हाथ खड़ा किया उसकी गलती मौके पे निकालें, फिर ये लोग हर एक की गलतियां बस ढूंढते रहते हैं जिंदगी में। छोड़े परे दूसरों को, पराई पुनी का पाप ना बुन। अच्छा बताएं जी, इनकम उल्टाकर कैश रिकॉर्ड करें, हिम्मत करें जी, इनकम उल्टाकर कैश रिकॉर्ड करें। लेस डिविडेंड इनकम कितनी जी? अगर मैं उल्टाकर 30 इधर कैश ऐड कर दूंगा तो क्या खतरा है? आप बड़े हो गए हैं, आप बता दें ताकि हम कैश फौरन ऐड ना किया करें। अगर मैं इसको उल्टाकर कैश फौरन रिकॉर्ड कर दूंगा तो कैश पे भी जनरल टैक्स रेट लग जाएगा। हालांकि 30 में से मिला कितना है 20 और मिलेगा कितना 10, तो कितना उल्टाया 30 और कितना मिला, मिले पर टैक्स कितना लगाना है 15%, और रिसीवेबल पर अगले साल वाला जो मिलना है। आप मुझे बताएं जो मुझे मिला इस साल वो कितना है। मैंने 30 उल्टा के 10 क्यों ना इधर ऐड करूं। हाउ टू टैकल में पढ़ा था रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश। व्हाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग कैश, उस पर सेपरेट रेट लगाना है। ये बात कितने लोगों को याद है? अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब फिर क्लोज कर दें यहां। बताएं जी, टैक्सेबल प्रॉफिट 324, जनरल टैक्स रेट 32%, 103 करने कुरले वाला चक्कर नहीं है 104, इस तरह बोला करो। अच्छा नेक्स्ट
कोई ये पॉइंट्स में आप लेके जा रहे हैं, राउंड कर रहे हैं चीज़ें, तो मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा रिकॉन्सिलेशन पॉइंट्स में आउट हो सकती है। खैर है, कोई मसला नहीं। अब वो 10 रुपए जो आपने टैक्स ऑन डिविडेंड, लेकिन सिर्फ कौन सा वाला, रिसीव वाला, जितना मिला उस पर टैक्स लगाना है। ये एडजस्टमेंट हमने की थी, लिख लें, हैंड रिटन पेज नंबर 3 पर, IAS 12 के, IAS 12 के हैंड रिटन पेज नंबर 3 पर इंटरेस्ट इनकम की एक एडजस्टमेंट करवाई थी इस तरह की। अच्छा जी, आप बता दें जी, इनकम उल्टाकर कैश रिकॉर्ड करें, कैश पे कितना टैक्स दूं? इस साल रेट है 15%, तो गवर्नमेंट को इस साल 15% दे दें। इस 107 को मैं यहां क्यों नहीं शो कर रहा CTE में? अभी DT इसमें डालूंगा ना, फिर शो कर देंगे। 107 को मैं इस जहां क्यों नहीं शो कर रहा? अभी DT डालना है इसमें। तो ये जी करंट टैक्स आ गया आपका। वो डिविडेंड रिसीवेबल को मैं क्यों नहीं लेके जा रहा इधर? डिविडेंड रिसीवेबल कैरिंग अमाउंट 10, टैक्स बेस 0। ये वाली अप्रोच लगा ही नहीं रहे, तो ये वाली अप्रोच लगा ही नहीं रहे, तो फिर क्या करें? डन। DTL का ओपनिंग भी सवाल में भाई कह रहे हैं नहीं निकल सकता। DTL का ओपनिंग सवाल में दिया भी नहीं हुआ, DTL के टी काउंट का, और एफर्ट करके भी नहीं निकल सकता, क्योंकि ओपनिंग बीवीज और ओपनिंग टैक्स बेस का डेटा भी मिसिंग है। यही अप्रोच लगाएंगे। अच्छा, इसको मिटा दें, वर्किंग एट को, रिवाइज्ड वाली वर्किंग एट करते हैं, देना। जी 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 बिल्कुल, हो गया। चलो उम्मीद है हो गया, पार्ट ए अपलोड हो भी गया। अच्छा, वर्किंग नंबर 8, DTL/A या DTE फॉर द ईयर? कौन सा साल? DTE फॉर द ईयर 31/12/19। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये वाला नहीं, इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट, इसके बाद टैक्स रेट, और उसके बाद टैक्स। इसमें फिर शायद आपको याद हो कि 100 सवाल होमवर्क में मिले हैं, 98 किए, तो फिर 2 के लिए और वो सारी कहानी, ताकि वो कहीं ये ना पता भूल जाए आपको DT खर्चा है या खर्चे की रिवर्सल है। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड हाउ वी आर सपोज टू एडजस्ट इट? पहले यहां तक नोट कर लें। शॉर्टकट अप्रोच ऑफ DT, what to do with this guy?
ना हम आज, अच्छा जी उस क्लास में एक दो बच्चों को उठा दें, हम आगे चलते हैं। ये वाला लेटा हुआ था, ये वाला लेटा हुआ था। चलें जी, इसका फॉर्मेट लिखें। पेज नंबर कौन सा दिखाया था अभी मैंने? DTL/AR, पेज 291 वॉल्यूम 1, वहां पे फॉर्मेट है इसका। हाँ जी, कौन सा है? स्टैंडर्ड IS 12, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट स्टार, बस इस पे अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस इनकम टैक्सेबल एट सेपरेट रेट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इन चीजों को क्यों निकाल रहे हैं, जरा वजह सुने सारे। अकाउंटिंग प्रॉफिट में फाइन वगैरह को ऐड बैक कर दें, क्योंकि इस पर टैक्स कभी भी नहीं लगना, और हमने थोड़ी देर में लगा देना है इधर टैक्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट में से एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस कर दें, इस पे टैक्स कभी भी नहीं लगना, और अगर ये पड़ा रहा तो हमने इधर लगा देना टैक्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट में से सेपरेट रेट वाली इनकम्स को माइनस कर दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम इधर रेट लगाने लगे हैं जनरल टैक्स रेट, तो ये मसला हो जाना है। इसलिए वो बता दें तीन चीजें जिनको हम उल्टाया करेंगे, डिडक्शन नॉट अलाउड प्लस करके, और एग्जेम्प्ट इनकम और सेपरेट रेट वाली इनकम। आप लोग एक दो भी कराएंगे तो काफी होगा, कोई एक छूट भी जाएगी तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। इट इज PBT, अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ें जी 587। जरा मुझे पहले देखिएगा मैं कैसे नोट कर रहा हूं। 587 एग्जाम साइन वही वाला, साइन करंट टैक्स वाला ही, -50 डिविडेंड सेपरेट रेट, इसको 30 पूरे को माइनस करते हैं जो यहां करंट टैक्स में आया। खोलने दो यार, जाओ इधर से, जल्दी आ जाओ, जाओ। अच्छा उधर से बंद है, बाहर से, चलो ठीक है। बताएं जी, माइनस बोलें जी, PBT माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस सेपरेट रेट वाली इनकम, करंट टैक्स वाली वर्किंग से उठा लेने, और साइन भी कोई नए याद नहीं करने, साइन यही वाले। इसको क्यों माइनस करने लगे हैं? इस पे टैक्स देना ही नहीं और हम अभी रेट लगाने लगे थे। इसको क्यों माइनस कर रहे हैं? हमने टैक्स देना तो है लेकिन इस पे ये वाला रेट लग जाएगा, तो लॉजिक भी याद रही। अच्छा ये फिगर बता दें क्या आ रही वर्सेस टैक्सेबल प्रॉफिट 320। अच्छा जी, अब 507 को कंपेयर करेंगे 324 से, तो मोबाइल छोड़ के जरा इधर देखें। जनरल टैक्स रेट मुझे बताएं कितना है? जनरल टैक्स रेट 32%। इस पे टैक्स लगाएं, 59 डन। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, PPE, प्रोविजन, सिविल IP, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, वाला वी हैव ओनली दिस चुन थोड़ा सा। एक चीज रहती है वो मैं कराता हूँ, वो चीज आप लोगों के लिए नई है, वो मैं जरा करवाता हूँ। वो चीज आप लोगों के लिए नई है, इस फॉर्मेट में मैंने यहीं तक करवाया हुआ है आपको, लेकिन ऑब्वियसली कोई नई चीज इतनी वो नहीं होती कि वही है पूरे सवाल में, तो यहां तक पहले कंफर्टेबल फील करें। 50 क्यों माइनस किया? इस पे टैक्स लगना ही नहीं, और मैंने अभी 32 लगा दिया आपके सामने। और 30 क्यों माइनस किया? लागे तो सही, लेकिन कितना लागे? डिफरेंट रेट पे लागे। अब
30 को कैसे लेके चलना है, इसके लिए आप अपने 14 तबक खोल लें। 30 को कैसे लेके चलना है, क्योंकि सेपरेट रेट वाले पे सेपरेट रेट लगाएं। 30 में से जो 20 है उस पे सेपरेट रेट करंट टैक्स की वर्किंग में लगा चुके हैं, उस पे डेफर करके टैक्स नहीं देना, उस पे करंट टैक्स की वर्किंग में रेट लगा चुके हैं। तो 30 में से वो जो आपके दिल में खलिश थी ना कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में 10 रुपए का डिविडेंड रिसीवेबल लेके जाना था, उस खलिश को अब नॉन खलिश करना है हमने। 30 में से कितने पे टैक्स लग चुका और कितने पे और लगना है, 10 को आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ले आए, क्योंकि यहां हम कौन सी वर्किंग कर रहे हैं। और बैलेंस शीट के सवालों में ये 10 रुपए जाता था कैरिंग अमाउंट के नाम से, लेकिन P&L टाइप सवालों में ये 10 रुपए हमारा काउंटिंग प्रॉफिट है। हमारा काउंटिंग प्रॉफिट टोटल था 30। एक बात और सुन लें, आज IAS 12 का मकसद है डिस्टॉर्शन रिमूव करना। टैक्स वाले टैक्स मांगते हैं 20 पे, अकाउंटिंग वाले कहते हैं नहीं 30 पे टैक्स कैलकुलेट करो। अकाउंटिंग वाले कहते हैं 30 पे टैक्स कैलकुलेट करो, इनकम इस साल बुक किया तो खर्चा भी इस साल बुक करो। तो अकाउंटिंग वाले 30 पर इधर 20 के जरिए टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, बाकी 10 पर अकाउंटिंग वालों ने टैक्स कैलकुलेट अभी करना है। ये अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक अब 10 पे टैक्स कैलकुलेट होने लगे। हाँ, देना अगले साल है, लेकिन DTE में जरूर चला जाएगा। तो ये एक एडजस्टमेंट है, जरा इसको देखिएगा। अच्छा, एक काम मैं आपको और करके दिखाता हूं जिससे आप कहेंगे हाँ हाँ, इस 50 को माइनस करके ना यहां डाल दें और 30 को माइनस करके इधर डाल दें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। इस 50 पे कितना टैक्स देना है, तो आई डोंट थिंक सो के रिक्लासिफाई करने की जरूरत है। इससे आप जरा ज्यादा आसान फील कर रहे हैं आप, क्योंकि दोनों चीजों को माइनस किया है तो माइनस करके कहीं ना कहीं तो ले जाए ना। तो माइनस किया 50 को यहां लाया, 50 पे कितना टैक्स रेट है, तो कोई फायदा नहीं इसको यहां शो करने का। और 30 में से फिर 20 को मैं इधर ले गया हूं, पीछे कितना रह गया है, 10 को इधर ले। ये एक थोड़ी सी चीज है जो इस सवाल के अंदर बिट न्यू फॉर यू। अच्छा जी, 50 को माइनस करके यहां लाएं जी, एक एक करके चलें। 50 यहां लिख दिया, इस पे कितना टैक्स लगना है, लीव इट। 30 को माइनस करके यहां लाना था, लेकिन 30 में से किस पर टैक्स कैलकुलेट हो गया, बाकी कितना रह गया, 10 अकाउंटिंग वालों ने अपने प्रॉफिट में डाल दिया है। 20 पे टैक्स लग चुके, 10 अकाउंटिंग वालों ने अपने प्रॉफिट में डाल दिया है। टैक्स वाले कह रहे हैं अभी ये प्रॉफिट नहीं है तुम्हारा, जब तक मिलेगा नहीं। तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टैक्स कैलकुलेट जरूर करेंगे, ताकि DTE में जरूर जाए और CTE DTE जमा होकर पूरा टैक्स एक्सपेंस हमारा नजर आए, क्योंकि हमने तो डिविडेंड पे टैक्स देना ही देना है। इसलिए याद रखिएगा, अकाउंटिंग वाले चाहे करंट वाला टैक्स हो चाहे डेफर वाला टैक्स हो, वो P&L में जरूर डालते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने इनकम कितने की बुक की हुई है, 30 की। तो वो 30 अगर इधर डाल चुके हैं तो उसका CTE भी डालेंगे और DTE भी डालेंगे, दोनों टैक्सेस डालेंगे। इनकम कितनी बुक की, 30 की, और उस मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक जितनी इनकम उतना खर्चा। IAS 12 की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैलकुलेशन इज टू रिमूव डिस्टॉर्शन। करंट टैक्स वाले आर मांगिंग टैक्स ओनली ऑन 20, बट वी नीड टू कैलकुलेट टैक्स ऑन 30। हाउ टू अचीव दिस, 20 का इधर ले जाएं। पुराने तरीके में हम कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के तरीके से निकाल लेते थे, यहां अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के तरीके से निकाल लिया। ओके, ये डिस्कशन करने के बाद 50 को यहां लाएं, 0% फारक। 30 में से 20 को यहां लाएं, 15%, और 30 में से 10 को यहां लें। इस पर आप बता दें अगले साल कितने % टैक्स देना है, 20%। 2, अब आ जाके एक फड्डा होगा कि इसकी एंट्री खर्चा डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट या एसेट डेबिट खर्चा क्रेडिट।
बस जो भी है, खर्चा डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट या एसेट डेबिट खर्चा क्रेडिट, उसमें ये रट्टा लगवाया था, इस रट्टे को छोड़ दें कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ग्रेटर हो टैक्सेबल प्रॉफिट से तो ये करना है, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो टैक्सेबल प्रॉफिट से तो ये करना है। ये रट्टा भी है, रट्टा भी मारा जा सकता है, लेकिन यहां लॉजिक पे रहें। अगर खर्चा हमने बुक करना हुआ तो ये एंट्री करेंगे, और अगर हमने एसेट बनाना हुआ या खुशी बुक करनी हुई ये एंट्री करेंगे। बाकी हमारी किस्मत है, अकाउंट की नेचर जो भी चल रही हुई वो हम स्लैश डाल के लिख देंगे। अकाउंट दोनों चल रहे होते हैं, अकाउंट की टेंशन नहीं। अच्छा, अब चैलेंज इसके लाइबिलिटी बुक करनी है या एसेट, चैलेंज ये है, फिर खर्चा खुद ही हमें पता चल जाएगा। कितने सवाल होमवर्क में मिले, कितने करके सोए, बाकियों के लिए क्या करें। कितने सवाल होमवर्क में मिले, कितने करके सोए, 0। कितनों के लिए लाइबल फील करें, तो दोनों लाइबिलिटी टाइप की चीजें हैं, इसलिए बड़ी बड़ी सी एंट्री लाइबिलिटी बढ़ाएं, तो फिर डेबिट क्या कर दें, खर्चा। तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। कितने सवाल होमवर्क में मिले, कम करके सोए, बाकियों के लिए क्या फील करें। 10 मिले, 0 करके सोए, बाकियों के लिए लाइबल। और अगर एंटाइटल्ड होता तो DTA डेबिट करता। जी अमाउंट 61। व्हाट इज दिस, जी रीवैल्यूड एसेट की अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन में इख्तलाफ था, तो वो वाला इख्तलाफ हमारा करंट टैक्स की वर्किंग में टैकल हो गया, और जो रीवैल्यूएशन में सरप्लस के ऊपर कोई DT था वो यहाँ नेट हो जाता बताया था। असल में बड़ी लंबी एक दिन बात की थी MCQ की डिस्कशन में कि सरप्लस आया कितना था, किसी को ज़बानी याद है, 300, और 300 पे टैक्स इफेक्ट था 96। तो वो सरप्लस यहाँ बुक होता है, उसका टैक्स इधर नेट होता है, ऑटोमेटिकली ये फिगर इधर आ जाती है। तो इसलिए रीवैल्यूएशन कुछ ऐसे समझाया था, लेकिन छोड़े पर उस साइड पे क्या डिस्कशन करनी, क्लास के बाद डिस्कस कर लेना मुझसे। ओके, अब एक एंट्री छोटी सी और कर दें जो कि इस वर्किंग से हट के है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर दूं। एक एंट्री छोटी सी और कर दें 107 की, CT डेबिट कितना, आज सिर्फ ये 10 रुपए वाली चीज़ नहीं करवाई है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। अब इन दोनों एंट्रीज को कहाँ पोस्ट कर दें, नोट के फेस पर। नोट 7.1 बना लें, फिर 7.2 विल बी कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। हाँ एक्सेलेंट, मैं वो सोच रहा था, मेरे जहन से निकल गया, असल में ना वो ज़रूरी नहीं है। भाई कह रहे हैं DTL की वर्किंग खुलवाई हुई है, वहाँ 61 पोस्ट कर दें, मैं कर देता हूँ पोस्ट वहाँ 61, नहीं सबर मुझे 61 वहाँ पोस्ट कर दें। मैंने कहा लामा इकबाल कभी कभी बात करते हैं, लेकिन फिर बात जो है आपको पता है वो डंके की चोट पे करते हैं। तो ये भाई कह रहे हैं यहाँ कितना पोस्ट कर दें DTL में 61, लेकिन ऑब्वियसली ब्रॉड डाउन मिसिंग है, निकल भी नहीं सकता, कैरी डाउन मिसिंग है, निकल भी नहीं सकता, इसलिए डेफर्ड टैक्स अकाउंट हमारा पूरा हो नहीं सकता। अच्छी बात की है भाई ने, नोट कर ले जी। हाँ ठीक है, 10 और 0 वाली बात को आ जाता हूं। क्या CD कैसे निकाल सकते हैं भाईजान, ये ज्यूम करें कि पिछले साल अकाउंटिंग और टैक्स वालों में कोई डिफरेंस ही नहीं था। ये हो नहीं सकता पिछले साल अकाउंटिंग और टैक्स वालों में डिफरेंस ना हो। अच्छा जी, तो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन मिसिंग है। भाई कह रहे हैं ये 10 क्यों लिया है, ये 0 क्यों लिया है। अकाउंटिंग वालों ने 10 रुपए की
अकाउंटिंग वालों ने असल में 30 रुपए की इनकम बुक की हुई थी, 20 पर टैक्स निकल आया, 10 पर डिस्टॉर्शन रिमूव करने के लिए टैक्स निकालना पड़ेगा। वो 10 अकाउंटिंग वालों ने अपने प्रॉफिट में डाला हुआ है, 30 में 20 और 10, वो 10 अकाउंटिंग वालों ने अपने प्रॉफिट में डाला हुआ है। टैक्स वालों ने क्या है, इट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस रिसीव्ड, दैट्स व्हाई मैंने इसको टैक्सेबल प्रॉफिट में 0 रखा है। ये एडजस्टमेंट ना बिल्कुल उस तरह की समझ लेना, रट्टा मारना है तो रट्टा भी मार लो। वो जो क्लोजिंग रिसीवेबल था ना, उसकी कैरिंग अमाउंट 10 आती थी और टैक्स पे 0 आती थी, बिल्कुल उसी तरह इस एडजस्टमेंट को याद रख लो बेशक, तो यहां से भी याद रखा जा सकता है। और बट यार क्या इतना क्या पीछे पड़े हुए हैं आप लोग, ना मतलब नहीं, कोई 10 इधर नहीं लिखेगा क्या हो जाएगा, कोई आसमान टूट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80 नंबर आने थे 79 आ जाएंगे आपके, और क्या होगा ज़्यादा, नज़र तो वो आने नहीं। तो नहीं, ये 50 से 49 वाले नहीं होते, वो अलग नंबर होते हैं, वो दूसरे होते हैं। ओके, नोट बनाइए, नोट बनाएं, नोट। रिक्वायरमेंट नंबर बी, सबर कितनी देर से चल रहा है, चलो कर दो।